हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी सीटेट जुलाई 2024 की, है ना? तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और लग जाइए, भिड़ जाइए। टाइम बहुत कम है, 1 हफ्ते का टाइम है। तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर देखना है। जितने भी, जहाँ जहाँ आपकी कमी रह गई है उसको देखिए, कहाँ कहाँ आपकी कमी है उसको आपको पूरा करना है। और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग रखना है ना? ताकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे तो आपको ऐसा लगे कि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं ना। मेरे तरफ से जो भी बन पा रहा है मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने एक फिगर ऑफ स्पीच से एक वीडियो आपके लिए, छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में। इंग्लिश का जो पैसेज सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये आपको, ये जो टॉपिक है वो आपके 2 से 3 नंबर के, मे बी 4 नंबर से भी ये फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो फिगर ऑफ स्पीच से लेकर आई हूँ कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच स्पेशली पूछे जाते हैं, उन्हीं सबको मैं लेकर आई हूँ। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं को हम पढ़ेंगे जिससे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप फिगर ऑफ स्पीच को समझिएगा, साथ में आपकी हिंदी की फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार भी साथ में क्लियर होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि मैम ये पेपर 1 के लिए है, मैम ये पेपर 2 के लिए है। तो मैं ऐसे वीडियो ला रही हूँ जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? क्योंकि लगभग आपकी जो सिलेबस है ना पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों आपके लिए जो है वो इक्वल दिया गया है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, क्या होता है, ठीक है? और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ ताकि आप कैसे पहचानोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ना? तो सबकी ट्रिक भी मैं बताऊंगी, ठीक है? चलिए, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच यानी हिंदी में अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, है ना? जैसे कोई स्त्री, आपको सिंपल सा रिट्रो सा आप एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हो अलंकार के बारे में, कि जैसे कोई स्त्री सुंदर दिखने के लिए, जैसे कोई महिला, कोई फीमेल सुंदर दिखने के लिए आभूषण को क्या करती है? ग्रहण करती है, आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये सब कोशिशें करती है। उसी तरह हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, यानी पोयम को बढ़िया से प्रेजेंट करने के लिए हम अलंकार का, हिंदी में कहे तो अलंकार का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में अगर इंग्लिश में बोले तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हो। हिंदी में अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का मतलब ही होता है गहना यानी ज्वेलरी, ठीक है? अब यहाँ पर है कि भाषा में सरलता, नवीनता, मधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये आप बचपन से 9th 10th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? हम इंग्लिश पर क्या है, हम है हिंदी भाषी, हम लोग बहुत कम लोग फिगर ऑफ स्पीच की तरफ ध्यान देते हैं, है ना? तो क्या है कि आपको अभी पूछा जा रहा है सीटेट में, तो आप ये बेसिकली 4-5 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएंगे और आप उसको सॉल्व करके आना, ठीक है? अगर इंग्लिश में बोला जाए, मैं बाइलिंगुअल लेकर आई हूँ, लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि किसको हिंदी में इस अलंकार को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम है इसका, तो आपको वो ईजिली समझ में आएगा, है ना? तो अगर हम इंग्लिश का डिफिनेशन पढ़े तो इन लैंग्वेज फिगर ऑफ स्पीच आर यूज फॉर सिंप्लिसिटी, नोबेलिटी, मेलोडी एंड ब्यूटीफुल। यानी मेलोडी मतलब सुरीला बनाने के लिए, ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए, काव्य में यानी आपकी जो पोएट्री होती है, पोएट्री को सिंप्लिसिटी प्रदान करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। उसमें नयापन आए, है ना, नयापन दिखे, कुछ अलग दिखे, इसलिए हम फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का प्रयोग करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि मेटाफॉर
पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिले। ये जो 3 आपको फिगर ऑफ स्पीच है, आपसे ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, किससे? मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन और सिमिले से। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फिगर ऑफ स्पीच प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। इससे क्या होगा कि आपका हिंदी ग्रामर भी एक तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो दोनों काम आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमले। सिमले को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपने पढ़ा है। अर्था अलंकार का ये एक प्रकार है। 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो अगर हिंदी में बोला जाए तो उपमा अलंकार किसका होता है? अर्था अलंकार का प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो यह अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, और इसमें एज, सो या लाइक शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। यानी सिमले में आपको क्या दिखेगा? सिमले अगर आपको पहचानना है, अगर आपको ट्रिक चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सिमले में आपको क्या दिखेगा? एज दिखेगा आपको सेंटेंस में, सो दिखेगा, लाइक दिखेगा। तो वो आपको क्या समझना है? वो है सिमले, यानी उपमा अलंकार, है ना। यानी 2 ऐसी वस्तुओं में, 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं, जैसे जमीन आसमान का अंतर, दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब दोनों में कोई अंतर किया ही नहीं जाता, फिर भी उसको अंतर करके हम दोनों में कंपेयर करना नामुमकिन सी चीज़ होती है, फिर भी हम उसको कंपेयर करते हैं, वो होता है सिमले यानी उपमा अलंकार। अगर हिंदी में हमने आप पढ़ा है ना, कर कमल सा कोमल। कर कैसा है? कर किसको कहते हैं? पैर को कहते हैं। कमल सा कोमल है। कमल सा कोमल यानी आपका पैर जो है वो कमल की तरह कोमल है। लेकिन क्या है, कमल एक अलग चीज होती है ना, और आपका कर यानी पैर अलग चीज होती है। लेकिन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी दिखाई जाती है, कंपेयर किया जाता है कि उसी की तरह है, लेकिन 2 डिफरेंट चीज है। अब हिंदी में ट्रिक क्या रहता है कि हम सा का प्रयोग करते हैं, सरिस का प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये हिंदी की ट्रिक है। लेकिन अगर इंग्लिश में सिमले को पहचानना हो तो आप देखिएगा सेंटेंस में आपको एज दिखेगा, सो दिखेगा या लाइक दिखेगा। तो आपको क्या पकड़ना है? ये सिमले है। 2 चीजों में कंपैरिजन दिखाया जाता है, 2 चीजों को कंपेयर किया जाता है, वो भी 2 डिफरेंट थिंग को कंपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, 2 डिफरेंट थिंग को, वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। ठीक है, दूसरा हम पीपर पात सरिसमन डोला, मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब चंद्रमा सा सुंदर तो मुख होता नहीं है, चंद्रमा अलग चीज है, मुख अलग चीज है, यानी आपका फेस अलग चीज है और चंद्रमा, लेकिन दोनों को सिमिलरिटी दिखाने के लिए हिंदी में हम सा, सी, सरिस का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में सो, एज और लाइक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिफरेंट काइंड दैट हैव एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी इज कॉमन। द वर्ड एज, सो, लाइक आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वालिटी। अब इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा? अब आपके इंग्लिश के में फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा हमारा इंग्लिश की तरफ फोकस है, तो इंग्लिश में सेंटेंस इस तरह से दिए रहेंगे, ही इज एज ब्रेव एज टाइगर। अब आप ये बताओ कि कोई टाइगर की तरह ब्रेव हो सकता है क्या? नहीं ना। तो टाइगर की तरह ब्रेव दिखा रहा है, तो टाइगर अलग चीज हो गई। ही का यहाँ पे क्या है? कोई पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है, यानी 2 अलग चीज को एज के साथ जोड़कर बताया जाएगा, तो वो होगा सिमले। सी एज प्रिटी एज अ पिक्चर, जैसे हमने देखा है पिक्चर में वैसे ही ये सुंदर है, तो यहाँ पर भी सिमले होगा। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। आपकी लाइफ और चॉकलेट के बीच में क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, तो ये हुआ सिमले। समझ में आया? सिमले उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है, अब एक चीज और देखिए, कंपेयर की बात हो रही है ना, तो जब 2 डिफरेंट काइंड रहेंगे, यानी आपकी जाति अलग रहेगी, तभी आपका सिमले होगा। लेकिन जहां पर जाति सेम हो जाएगी, यानी 2 लड़कियों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, 2 महिला के बीच में, 2 पुरुष के बीच में, दो सेम एनिमल, 2 कैट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे कंपेरिजन्स होता है, ना कि सिमले। अब यहाँ पे देखिए, यदि तुलना एक ही जाति के 2 वस्तुओं में हो तो वो सिमले नहीं बल्कि
कंपेरिजन्स होगा, है ना। इफ द कंपेरिजन इज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कास्ट देन इट विल नॉट बी सिमिले बट कंपेरिजन। यानी आपको पहचानना कैसे है, दोनों अलग अलग भिन्न होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, यानी ये अपनी बहन की तरह ही सुंदर है। तो बहन भी एक लड़की हुई और वो लड़की भी एक लड़की है ना। तो दोनों सेम जाति की है, दोनों लड़कियां हैं। तो जब दोनों के बीच में आप एज का प्रयोग कर रहे हो, एज ब्यूटीफुल एज का प्रयोग कर रहे हो, तो ये कंपेरिजन होता है, नॉट सिमिले। ये अलंकार नहीं होता। अलंकार के लिए दो डिफरेंट थिंग होना जरूरी है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शी और हर सिस्टर एक ही जाति के हैं, इसलिए यह केवल तुलना है, ना कि उपमा अलंकार। हियर शी एंड हर सिस्टर बिलोंग टू द सेम कास्ट, सो दिस इज ओनली कंपेरिजन नॉट सिमिले। समझ में आया सिमिले अलंकार। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अलंकार, जिसको हम मेटाफोर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि दोनों के बीच का जो दायरा है, दोनों के बीच का डिफरेंस को हटा दिया जाता है। मान लो कि अब हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंस को मिटा दिया जाता है ना। इसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, ठीक है ना। यानी दोनों के बीच का गैप को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तथा तुलना करने वाले शब्द एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसमें क्या होता है, हम सिमले में एज, सो और लाइक का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मेटाफोर में एज का प्रयोग नहीं करना है, सो का प्रयोग नहीं करना है, लाइक का प्रयोग नहीं करना है ना। इसमें तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना करने में दोनों को एक कर दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा रतन है, राम ही रतन है, राम ही रतन है, राम जैसा रतन नहीं है। रतन मतलब क्या होता है, धन, है ना। रतन मतलब होता है कुछ बहुत ही अच्छी चीज, यानी राम रतन धन पायो, राम को रतन के रूप में मुझे धन मिल गया है। राम जैसा नहीं, यानी एज नहीं लगाना है, राम जैसा नहीं, राम ही को मैंने रतन के रूप में, राम ही मेरे लिए रतन धन है, ये है, ठीक है। इन मेटाफोर द थिंग्स टू बी कंपेयर एज कंज्यूम टू वन एंड द कंपेरिजन वर्ड एज, सो एंड लाइक आर नॉट यूज। याद रखिएगा, मेटाफोर में एज, सो और लाइक का यूज नहीं किया जाता है। तो मेटाफोर का एग्जाम्पल क्या होगा मैम, आपके मन में आया। अब मेटाफोर का एग्जाम्पल होगा, कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। यानी कैमल क्या है, शीप ऑफ द डिजर्ट है, यानी कैमल ही शिप है। कैमल शिप जैसा नहीं है, कैमल इज नॉट लाइक अ शिप, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल ही शिप है डिजर्ट का, है ना। माई टीचर इज एन एंजल, मेरी टीचर एंजल जैसी नहीं है। एज, सो और लाइक का यूज नहीं करना है, मेरी टीचर एंजल जैसी नहीं है, मेरी टीचर ही एंजल है। मेरी टीचर क्या है, एक परी है, एक एंजल है। माई टीचर इज एन एंजल, टीचर क्या है, एंजल है। कैमल क्या है, शिप ऑफ द डिजर्ट है ना। कैमल शिप, डिजर्ट के शिप जैसा नहीं है। जो मेरी टीचर है वो एंजल जैसी नहीं है, एंजल ही है मेरी, साक्षात क्या है, परी है मेरी टीचर, है ना। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ये है मेटाफोर। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा, अब है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अलंकार होता है, जिसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना। तो देखिए एलिट्रेशन में क्या होता है, alliteration is a figure of speech that involves the repetition of the same sound at the beginning of closely connected words। यानी पहले वर्ड, यानी बिगनिंग वाला जो वर्ड आपको मिलेगा, बिगनिंग वाला जो लेटर होगा, वर्ड होगा, वो आपको सिमिलर मिलेगा और बार बार रिपीट होगा, यानी रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, है ना। वर्ड कैसे होंगे, क्लोजली कनेक्टेड होंगे, बहुत जुड़े, बहुत हद तक एक जैसे दिखेंगे, और उसका जो बिगनिंग मतलब पहला लेटर, पहला अक्षर में रिपीटेशन दिखेगा। जैसे च च च च, है ना, ज ज ज ज, सब में आपको ज दिखेगा, सब में आपको च दिखेगा। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी चारों चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पे आप देखो किसकी, कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च च च, है ना, हो रही है ना बार बार। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार, और इंग्लिश में बोले तो एलिट्रेशन। रघुपति राघव राजा राम, र र र र, हो रही है ना।
तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, इंग्लिश में बोले तो एलिट्रेशन। अब इंग्लिश का अगर एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे एलिट्रेशन में आपको एक ही वर्ण, यानी हम इंग्लिश में एक ही लेटर का रिपीटेशन होगा, बार बार आएगा आपको एक ही लेटर। जैसे ग्रास ग्रोन ग्रीनर इन द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है? आपको जो जहाँ पर ये दफनाया जाता है ना, वो जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है शायद उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो जी 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 बार बार आ रहा है ना, एक ही लेटर आपको बार बार दिख रहा है। अब एक ही लेटर का बार बार रिपीटेशन होता है, वो होता है एलिट्रेशन, हिंदी में बोले तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा है शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। अब यहाँ पे देखिए एच एच बार बार आ रहा है, शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। ये खुशी खुशी क्या कर रही थी? होमलेस जिनके पास घर नहीं था उनकी हेल्प कर रही थी। ठीक है, शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। ठीक है, समझ में आया एलिट्रेशन किसे कहेंगे? नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबली। ये जिसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, उसको भी हम व्यक्त करते हैं, है ना। इसमें किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर, है ना, कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर, है ना, या बहुत घटा कर प्रकट किया जाता है, वो होता है हाइपरबिली, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कॉमन सा एग्जांपल है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी हम जानते हैं कि चेतक से स्ट्रॉन्ग ताकतवर घोड़ा आज तक कोई हुआ नहीं, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था। लेकिन उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नाले को तो पार कर सकता था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नदी को क्रॉस करता। इतनी बड़ी छलांग उसकी थी नहीं कि वो नदी को क्रॉस कर जाता, लेकिन यहाँ पर उसको उसका वर्णन इतने अच्छे से किया गया है, इतने बढ़ा चढ़ा के किया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा, अभी राणा सोच ही रहे तब तक चेतक था उस पार, चेतक उस पार चला गया, राणा के सोचने भर में ही, है ना। तो हाइपरबिली इसको कहते हैं समथिंग इज रिवील्ड बाय द एक्सग्रेटिंग और सब्सट्रैक्टिंग मच फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से आपको बढ़ा चढ़ा कर, है ना, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके आप जब किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, वो अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति का एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हनुमान की पूंछ में ऐसा थोड़ी ना था कि आग नहीं लगी थी, आग लगी थी तभी तो पूरी लंका जली थी। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग तो लगी थी लेकिन तभी तो लंका जली थी। तो यहाँ पे बोला क्योंकि आग नहीं लगी फिर भी पूरी लंका जल गई, तो ये होता है हाइपरबली। अब हम एक एग्जांपल, इंग्लिश का एग्जांपल देखिए तो रिवर ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह रही थी। देखिए युद्ध के मैदान में बहुत मार काट होती है, बहुत स्थिति जो होती है बहुत भयानक होती है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इतना ज्यादा खून बहता है कि नदी बहने लगती है, ये भी कहना बहुत बढ़ा चढ़ा के, है ना। ही इज ओल्डर देन द हील, ये कितना ओल्डर है? ये इतना ज्यादा ओल्डर है किसी हील से भी ज्यादा। आपको पता है कि बहुत पुराने टाइम से बहुत जो हील होती है, जैसे आप हम कहते हैं कि अरावली के पर्वत है वो बहुत पुराने हैं, तो क्या कोई आदमी उससे पुराना हो सकता है? तो ये भी तो बढ़ा चढ़ा की बात हुई ना कि ही इज ओल्डर देन द हील्स। हील्स बहुत पुराने होते हैं, बहुत पहले से हैं, जब से हमारी मतलब ये धरती जब से बनी है ना। लावा थी, लावा ठंडा हुई, इस तरह करके बहुत सारी बातें हम अभी नहीं बात करना चाहते, लेकिन इस तरह से हमारी धरती क्या हुई है, बनी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी को कंपेयर इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाता है तो वो होता है हाइपरबिली यानी अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, है ना। मानवीकरण अलंकार में जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है, यानी जिसमें कोई जान नहीं है लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें जान है और आदमी की तरह। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आए महंत बसंत बंठन के। अब बसंत आया, अभी क्या है, बसंत आना आया है बंठन के। कोई आपको पता है कि कोई सीजन, कोई आपका जो मौसम होता है वो बंठन के आता है, लेकिन हम उसको क्या किए हैं, एक जिस तरह से एक आदमी बंठन के आता है, कोई पुरुष बंठन के आता है, कोई महिला, उस तरह से हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बसंत को। बसंत यानी मौसम को। तो मौसम को हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में, इसीलिए कहते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण।
फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब आपने कभी फूल को हंसते हुए देखा है, कलियां को मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन आप क्या किए हो, किसी भी नेचुरल चीज को, नेचर वाली चीज को आप किसकी तरह प्रेजेंट कर रहे हो, किसी आदमी की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, किसी पर्सन की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेशन आर डिस्क्राइब एज अ लिविंग पर्सन की तरह आप जब करते हो तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर एक हम देखेंगे, माई हार्ट डांस्ड व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम। मेरा हार्ट जो है, हार्ट क्या है, आपकी धड़कन जो है वो डांस करती है जब वो रूम में वॉक करती है। तो ऐसा होता है क्या कि हमारी जो धड़कन है, हमारी जो हार्ट है वो डांस करती है, लेकिन आप उसको किस तरह बिहेव कर रहे हो, जैसे एक पर्सन डांस करता है उस तरह आपका हार्ट भी डांस करता है। अगला है, आवर कॉफी मेकर विशेस अस गुड मॉर्निंग। हमारा जो कॉफी मेकर है वो हमें विश कर रहा है गुड मॉर्निंग। अब ये बताओ कि नॉन लिविंग थिंग है कॉफी मेकर, वो क्या विश करेगा हमें गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। तो ये थे कुछ अलंकार जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मे भी आगे भी पूछे जाए, तो आप इसके लिए रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, है ना। और बाकी जो भी आपको और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, है ना। और आपके लिए आप अगले 2 से 3 दिन में और भी आपको इंग्लिश पेडागोजी से स्पेशली पेपर 2 वाले बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम, है ना, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले पूरे तैयार होकर जाएं, है ना। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्या है, द स्टार डांस इन द नाइट स्काई। जो तारे हैं वो नाइट स्काई में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को, नॉन लिविंग थिंग को आप प्रेजेंट कर रहे हो किसकी तरह, पर्सन की तरह, है ना, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज एज बिजी एज बी। कि आप किसकी तरह बिजी हो, बी की तरह, है ना, बी यानी मक्खियों की तरह आप बिजी हो, वो भन भनाते रहती है ना, बिजी रहती है, तो आप बिजी हो बी की तरह। तो एज का प्रयोग हो रहा है, आपको पकड़ना है ना, कीवर्ड है ये एज, ट्रिक है। तो एज का प्रयोग किस में करते हैं, सिमले में, ऑप्शन नंबर 1। सिमले यानी कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है, जिसमें एज लाइक सो का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड क्या है आपका, स्टेज है, वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड को आप स्टेज से कंपेयर कर रहे हो तो वो कौन सा हो गया, वर्ल्ड इज अ, वर्ल्ड को आप क्या बता दिए, स्टेज ही बता दीजिए, वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज नहीं बोल रहे हैं, अगर लाइक हो जाता तो वो सिमले हो जाता, लेकिन वर्ल्ड को आपने डायरेक्ट स्टेज ही बता दिया, तो ये हो गया मेटाफोर। यानी आपने बीच का जो गैप है उसको खत्म कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी कैमल को शिप बना दिया, कैमल शिप की तरह नहीं दिख रहा था, उसी तरह वर्ल्ड क्या है, स्टेज की तरह है। ठीक है, मेटाफोर हो जाएगा, मेटाफोर यानी रूपक अलंकार। What figure of speech is found in phrases cry over spilled milk? यानी क्या होगा इसमें, cry over spilled milk। यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पर होगा हाइपरबिली। हाइपरबिली यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। मेकिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम सीम मच बिगर, यानी छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके आप जब देखते हो तो हाइपरबिली आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन द सेंटेंस हिज वर्ड कट्स लाइक अ नाइफ। इसकी जो बात है वो मुझे चाकू की तरह चुभती है, काटती है ना। इसकी जो इसके मुंह से जो भी वर्ड निकल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छे नहीं है, और वो मुझे चाकू की तरह मेरे दिल को क्या कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे आपको क्या पकड़ना है, लाइक पकड़ना है। लाइक आ गया ना, लाइक का प्रयोग किया गया तो ये होता है सिमले। समझ में आया। अब इसी तरह आपको एक भी क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश यही कीजिएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आप सीटेट में आइए, क्योंकि तैयारी अभी स्टार्ट है आपकी। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अभी आपको KVS निकालना है, आपको DSSS भी निकालना है, बहुत सारे एग्जाम को निकालना है। तो अभी तो तैयारी स्टार्ट ही हुई है। हिंदी से आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपको हिंदी से भी विलोम शब्द के 100 विलोम शब्द लेकर आऊंगी और 100 पर्यायवाची शब्द लेकर आपके लिए आऊंगी। उसको पढ़ लीजिएगा, उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।